Good morning, students. How are you all? I hope all of you are safe and fine. Students, in previous lectures, we have completed unit number 1 and unit number 2, and also we have started the first topic from unit number 3rd. तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ये कंप्लीट हमने फिनिश कर लिया है. साथ में ही हमने यूनिट नंबर 3rd का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ मनी मार्केट, वो भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3rd का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, ये टॉपिक हम शुरू करेंगे. तो वो मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करने के पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में जो हमको टॉपिक देखना है मॉनेटरी पॉलिसी, इसके पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था मनी मार्केट, उसके बारे में एक शॉर्ट में रिकैप हम कर लेते हैं. मनी मार्केट के बारे में हमने क्या देखा था कि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट टर्म लोन लिए या दिए जाते हैं, इस प्रकार के मार्केट को हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट. और शॉर्ट टर्म लोन मतलब जहाँ पर रिपेमेंट जो है एक साल के अंदर में 365 दिन के अंदर में हो जाता है, उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं. शॉर्ट टर्म की मीनिंग यहाँ पर एक साल होती है. तो इस प्रकार के लोन लिए या दिए जाते हैं, उस प्रकार के मार्केट को हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट. बाद में हमने मनी मार्केट की मीनिंग समझने के बाद ये समझा कि मनी मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब जो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने डिटेल में देखे थे कि मनी मार्केट में इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. मतलब इस इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से मनी मार्केट में लोन लिए या दिए जाते हैं. अब ये लोन लेता कौन है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है, कोई इंडस्ट्री कंपनी भी लोन ले या दे सकती हैं. इस प्रकार के यहाँ पर अरेंजमेंट छोटी है. तो इंस्टीट्यूशंस भी हमने देख लिया, आरबीआई होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है. तो इस प्रकार से हमने उसके इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं. और साथ में हमने मनी मार्केट का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, ये भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो मनी मार्केट के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करना है. तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट मतलब मीनिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स, नीड, इम्पॉर्टेंस, इम्पैक्ट एंड रिसेंट चेंजेस. तो ये इतने सारे टॉपिक हमको मॉनेटरी पॉलिसी में सीखना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी ये मनी से बना हुआ है, मनी से बना हुआ है. तो सिंपल टर्म में अगर बोलें कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच रेगुलेट्स द मनी सप्लाई. मतलब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिसमें मनी के सप्लाई को किस प्रकार से रेगुलेट करना है, वो कहा जाता है, उस प्रकार की पॉलिसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. अब मनी का सप्लाई, अब इसमें क्वेश्चन ये होता है कि मनी मतलब क्या, मनी का सप्लाई का मतलब क्या. तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखे थे, स्टार्ट में जब हम देख रहे थे यूनिट नंबर 1, तो वहाँ पर मनी के सप्लाई में हमने देखा कि मनी के सप्लाई में मनी की जो डेफिनेशन है उसमें लोगों के पास कितनी इनकम है, उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या डिमांड डिपॉजिट या लोन, ये सबको कंबाइंडली हम कहते हैं मनी सप्लाई. तो मनी जो है, मनी इज़ लाइक लाइफ ब्लड. जैसे इंसान के शरीर में ब्लड अगर नहीं रहे तो वो जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मनी का जो सप्लाई है वो बहुत आवश्यक है. लेकिन वो ही अगर मनी का सप्लाई अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो वो एक डेंजर हो जाता है, वैसे आवश्यकता से कम हो जाए तो भी वो डेंजर हो जाता है. मतलब मनी का सप्लाई प्रॉपर चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही सप्लाई होना चाहिए, न तो आवश्यकता से ज़्यादा होना चाहिए, न तो आवश्यकता से कम होना चाहिए. तो वही जो मनी का सप्लाई है, वो रेगुलेशन का जो काम है वो कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है. अगर अर्थव्यवस्था में मनी के सप्लाई की आवश्यकता ज़्यादा है और आज की स्थिति में मनी का सप्लाई कम है इकोनॉमी में, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इस प्रकार से डिवाइसेस होते हैं, इस प्रकार से टूल्स होते हैं कि उस मनी के सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है. वही अगर मार्केट में या अर्थव्यवस्था में मनी का सप्लाई कम है, आवश्यकता जितनी है उससे कम है, तो नेचुरली मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाती है. तो जब हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, तब हमने जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखा, तब हमने उसमें देखा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल होता है. तो तब हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था
मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आज हम देखेंगे डिटेल में कि मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार से काम करती है। तो हमने इन्फ्लेशन में क्या देखा था कि मनी का सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे डिफ्लेशन में हमने रेमेडी में देखा था कि डिफ्लेशन में मनी का सप्लाई कम होता है और ये समस्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी के सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो इन्फ्लेशन में मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश होती है और डिफ्लेशन में मनी के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश होती है। अभी जो सप्लाई जो होता है इसको बढ़ाते कम कैसा करते हैं, ठीक है, यही हमको सीखना है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल बैंक। अभी जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आरबीआई। तो आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। कौन सी इस पॉलिसी में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट सप्लाई। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। जब कभी भी हम इकोनॉमिक्स में क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे इट मीन्स सिंपल लोन। तो मनी और क्रेडिट के सप्लाई को रेगुलेट करने वाली जो पॉलिसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब फ्लो ऑफ मनी और क्रेडिट जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम मनी के सप्लाई को बढ़ा देते हैं, रिक्वायरमेंट कम है तो कम कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, वही हमको आगे मॉनेटरी पॉलिसी में सीखना है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट आइदर द फ्लो ऑफ मनी एंड क्रेडिट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। जैसी आवश्यकता है, अगर मार्केट में मनी के सप्लाई की आवश्यकता ज़्यादा है तो हम मनी के सप्लाई को बढ़ा देते हैं, या उसका उल्टा, अगर मार्केट में मनी के सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ज़्यादा सप्लाई हो चुका है, तो उस कंडीशन में मनी के सप्लाई को कम करने की कोशिश ये मॉनेटरी पॉलिसी में की जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन्फ्लेशन में मनी का सप्लाई ज़्यादा था, ये समस्या थी, और ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी गुड्स और सर्विसेज की, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का हमने देखा कि अलग अलग समाज के लोगों पर बहुत बुरा असर होता है। तो वहाँ पर इन्फ्लेशन में मेन समस्या क्या थी कि मनी का सप्लाई जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब ही हमको मॉनेटरी पॉलिसी में हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी के सप्लाई को कम करना आवश्यक हो जाएगा। वैसे ही डिफ्लेशन में समस्या क्या थी कि मनी का सप्लाई जितना चाहिए उससे बहुत कम था, और मनी का सप्लाई कम होना ये डिफ्लेशन में एक मेन समस्या है। तो ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी हम क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी के सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो वही हमको आगे देखना है मॉनेटरी पॉलिसी में कि किस प्रकार से हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं मनी के सप्लाई को। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के सप्लाई को, क्रेडिट के सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, आवश्यकता के अनुसार इंक्रीज होता है या आवश्यकता के अनुसार उसको हम कम कर देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी। हमने देखा इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिफ्लेशन में प्राइस लेवल बहुत कम हो जाती है। मतलब ही हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्राइस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन उद्देश्य है कि प्राइस को स्टेबल रखना, क्योंकि प्राइस को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस जो है नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएट अगर हो जाता है तो उससे इंडस्ट्री पे, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर होता है। तो प्राइस को स्टेबल लेवल पे रखना ये उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी का, एक सबसे मेन उद्देश्य है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिना मनी के, बिना फंड्स के, बिना कैपिटल के नहीं हो सकता। तो फिर मनी के सिवा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता तो मनी आएगा कहाँ से। अगर देश की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री को अगर मनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में मनी चाहिए, तो मनी का सप्लाई कहाँ से होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मनी का सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी में हम उसको रेगुलेट करते हैं या किस प्रकार से मनी का सप्लाई होता है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी का सप्लाई प्रॉपरली होता है और वो होने की वजह से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अगर इंडस्ट्री आपको चालू करना है, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए प्लांट मशीनरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। इसलिए मनी का सप्लाई अगर प्रॉपर है तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, और मनी का सप्लाई प्रॉपर कैसे होगा, मॉनेटरी पॉलिसी से। देन मैक्सिमम आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ज़्यादा जब होगा तो ही अगर ज़्यादा कब होगा, कौन से कंडीशन में होगा, जब मनी का सप्लाई प्रॉपर है। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर चाहिए, लेबर का पेमेंट प्रॉपर होना चाहिए, रॉ मटेरियल का पेमेंट बराबर होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा।
और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है मतलब ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है, और मतलब ही जीडीपी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करना है, मैक्सिमम करना है, तो भी मनी का सप्लाई प्रॉपर चाहिए, और मनी का सप्लाई प्रॉपर कहाँ से होगा? मॉनिटरी पॉलिसी से। देन एक और इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की निर्मिति, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि देश में बेरोजगारी कम से कम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, और रोजगार निर्मिति के लिए मनी का सप्लाई ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि रोजगार लोगों को कहाँ पर मिलेगा? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री अगर प्रॉपरली चल रही है तो ही लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर इंडस्ट्री प्रॉपरली रन करना है तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? मनी चाहिए, और मनी का सप्लाई अगर प्रॉपर हो रहा है तो ही इंडस्ट्री प्रॉपर चलेगी, तो ये अलग अलग सेक्टर जो है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे सर्विस सेक्टर है, हर सेक्टर में पैसे की आवश्यकता है, मनी की सप्लाई की आवश्यकता है। तो वो मनी का सप्लाई अगर प्रॉपर हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में हो रहा है तो ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मनी का सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेन उद्देश्य है। देन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो इंडियन करेंसी है उसका कंपैरिजन अगर आप डॉलर से या किसी और करेंसी से करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन इंडियन करेंसी के रेट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन जितना होता है उतना लॉन्ग टर्म जो एफडीआई है वो अफेक्ट होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो प्राइस रेट जो स्टेबिलिटी है वो लाई जाए, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी में एक मेन उद्देश्य रखा गया है। देन इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हमने देखा कि जैसे हमने देखा था इन्फ्लेशन का जो जब हम इम्पैक्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि इन्फ्लेशन की वजह से अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पास जो मनी सप्लाई है मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। तो उस डिमांड की वजह से क्या होता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको और फ़ायदा होते जाता है, मतलब जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो पुअर कम्युनिटी है, उनको हर चीज़ जब वो खरीदने जाती है मार्केट में तो ज़्यादा प्राइस देनी पड़ सकती है, और ज़्यादा प्राइस देने की वजह से उनकी सेविंग क्या हो जाती है? कम होती है, उनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ती, मतलब ही गरीब और गरीब होते जाते हैं, और वो पैसा किसके पास चला जाता है? बड़ी बड़ी जो अमीर जो लोग हैं उनके पास चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब और गरीब बनते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि समाज में, देश में जो इनकम है, जो आय है और संपत्ति है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है? अनइक्वल हो जाता है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, तो दोनों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। और उसमें इक्वालिटी लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी का सप्लाई बराबर होगा इंडस्ट्रीज़ में, और उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों की इनकम लेवल बढ़ेगी। तो उससे थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अनइक्वल जो हो चुका है उसको इक्वल होने में मदद मिलती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो इनकम और वेल्थ का समाज में, इसके बारे में भी देखा जाता है। हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सबसे पहले देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश ने एक साल में कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, किस देशों में किया है, कौन से कमोडिटी का किया है, उसकी डिटेल जिस रिकॉर्ड में सिस्टमेटिकली तरीके से लिखी जाती है, उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी किसी देश के बारे में रहती है। अब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्दी कब होता है? तब हमने लास्ट डिस्कशन में भी देखा था कि किसी भी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। अब क्यों एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए? तो सबसे पहले एक्सपोर्ट की मीनिंग क्या है? हमारे देश से हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फॉरेन कंट्री में उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट मतलब क्या? कि फॉरेन कंट्री से हम कोई भी जो गुड्स है वो परचेस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा अगर है, मतलब हमारे देश से अगर गुड्स हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, इसको हम अच्छी कंडीशन कहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है मतलब क्या? आप अपने ही, हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, हमारे देश के ही लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और साथ में जब हम वो गुड्स फॉरेन कंट्री में बेचेंगे तो जो पैसा है वो पैसा इंडिया में, हमारे देश में आएगा। मतलब हर तरीके से जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट की कंडीशन अच्छी मानी जाती है और गवर्नमेंट को भी इसमें रेवेन्यू मिलता है। वही अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट अगर ज़्यादा है मतलब क्या क्या हो रहा है? हम फॉरेन कंट्री से ज़्यादा
गुड्स परचेस कर रहे हैं, और परचेस का अगर हम कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इतना नहीं हो रहा है, मतलब ही क्या, इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है उस इंडस्ट्री को मनी सप्लाई बराबर हो रहा है, तो ही वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो पाएगा, तो ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। इसलिए मॉनिटरी पॉलिसी से मनी के सप्लाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रॉपर उनको सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, और इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, हेल्दी, मतलब अच्छे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करके। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर करता हूँ।